नमस्कार। 9 बजे 9 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। तो हमारे वो 9 कौन से सहयोगी हैं जो हमें तमाम खबर पर अपडेट देंगे। सबसे पहले ये आपको बता देते हैं, हमारे साथ दीपांकर गुप्ता डोडा से जुड़ रहे हैं, जो डोडा की खबर हम आपको बताएंगे सबसे पहले आज बुलेटिन में। दीपक चावला हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, कमल कुमार रांची से जुड़ रहे हैं, मदन मोहन बनारस जुड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ वहां जाने वाले हैं, शेखर त्रिवेदी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में बताएंगे, दीपक चौबे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अजहान अंसारी भी दिल्ली से मौजूद है, शुभम पांडे मुंबई से और मनीषा ढिंडोरिया भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के डोडा की कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं, जम्मू के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। 25 मकानों में अब दरारें पड़ी हैं, 6 पूरी तरह से मकाने ध्वस्त हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, 25 मकानों में दरारें आई हैं, 19 से ज्यादा मकानों को खाली कराया गया है। तस्वीरें कल से हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। स्थानीय निवासियों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंची है और वहां पर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये दरारें क्यों पड़ रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। NH 244 डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर भी खतरा बरकरार है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और वहां पर हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और ये दरारें क्यों पड़ रही हैं, किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए, परेशान लोग किस तरीके से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए जाएं, इस पर विचार विमर्श वहां पर प्रशासन की टीम कर रही है। तो डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से घर जो है एक एक करके जमींदोज होते हुए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, डोडा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धीरे धीरे करके दरारें पड़नी शुरू हुई और ये दरारें इतनी चौड़ी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि अब स्वतः ये मकान ध्वस्त होते जा रहे हैं, एक के बाद एक। दीपांकर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए डोडा से सीधे जुड़ रहे हैं। दीपांकर, हम देख रहे हैं घरों को गिरते हुए भी देख रहे हैं, कब से ये दरारें पड़नी शुरू हुई और अब वहां पर हालात क्या है? कि हम इस समय डोडा में मौजूद हैं। जम्मू इस शहर से 200 किलोमीटर ये पहाड़ी का इलाका है और हम आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह पूरे के पूरे शहर यहाँ पे जो है वो पहाड़ों पे ही बने हुए हैं। और नीचे मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि चिनाब नदी जो है वो ठीक नीचे है। यहाँ पे जो ये ठाठरी जहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात बने हुए हैं, हम आपको बताते चले अभी तक जो पूरी तरह से कोलैप्स हुए हैं। कल देर शाम भी मकान कोलैप्स हुए हैं और लगभग 9 से 10 मकान जो है वो अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं। लगातार यहाँ पे ये जो एरिया है, पूरा एरिया लगभग आधे किलोमीटर का जो इलाका है वो पूरा नीचे जमीन खिसक रही है। और खुद जो भूवैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर कल देर रात पहुंचे थे। सुबह से उन्होंने भी अपनी जो इंस्पेक्शन है वो पूरी कर दी है। और जो सबसे बड़ी एक और चिंता की बात है कि नेशनल हाईवे 244 है जो डोडा को जिला डोडा को जिला किश्तवाड़ से जोड़ता है। और ये जो इलाका है ठाठरी का, यहाँ पर जहां से जमीन खिसक रही है उसके बिल्कुल 200-300 मीटर साथ में ही हम आपको बताएं कि लगभग 5000 के करीब जो दुकानें हैं, मकान है, तमाम लोग जो है उन डरे सहमे हुए हैं। जोशीमठ के हालात पूरी दुनिया ने देखे और हमने दिखाई ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये कल शाम की तस्वीर है जब मकान का पहले एक पोर्शन गिरता है, उसके बाद पूरा मकान ढह जाता है। 3 स्टोरी बिल्डिंग कल रात को यहाँ पर ढह गई है। इसी तरह से यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर डोडा और तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और उनकी कोशिश है कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए। लगभग 25 के करीब फैमिलीज को शिफ्ट किया जा चुका है। 100 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनकी मकान इसकी जद में आ गए हैं। दहशत का पूरा माहौल है यहाँ पे। और हम आपको ये भी जरूर बताना चाहते हैं कि जो भूवैज्ञानिक की टीम है उनका ये कहना है कि लगभग 1 किलोमीटर का जो एरिया है, रेडियस आधा किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरा का पूरा जो है वो जमीन खिसक सकती है और एक किस्म से उसे अनसेफ जो है वो हो सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन को आज पूरी जांच के बाद अपनी इनिशियल रिपोर्ट सौंपे, लेकिन जमीन खिसक रही है और मकान गिर रहे हैं, लोग दहशत में। दीपांकर बने रहिए, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो डोडा से की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चौड़ी दरारें जो है ये इतनी चौड़ी हो गई है दरारें कि अब मकान जो है स्वतः गिरने लगे हैं। जोशीमठ में हमने देखा है कि जोशीमठ में दरारें चौड़ी हुई है लेकिन 1-2 मकान ऐसे गिरे हैं। लेकिन फिलहाल डोडा से जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 मकान जो है स्वतः जो है दरारें इतनी चौड़ी हो गई कि जमींदोज हो गई है।
ये तस्वीर देखिए, ये सबसे खास तस्वीर है। स्वतः देखिए पूरा मकान जो है किस तरीके से स्वतः ध्वस्त हो जा रहा है। नीचे का पूरा इलाका खाली हो गया और ये पूरा मकान भरभरा करके नीचे गिर गया। ये दरारें इतनी चौड़ी हैं और इतनी चौड़ी हो गई दरारें कि अब मकान जो है स्वतः जमींदोज हो रहे हैं। तो वहां पर चिंता ज्यादा बड़ी है। दीपांकर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं डोडा में, वहां का हाल बयां कर रहे हैं। दीपांकर ने तस्वीर हमें भेजी, एक्सक्लूसिव तस्वीर भेजी है। दीपांकर, सबसे पहले ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर का रेडियस के अंदर ही ये तमाम मकान है और उसी इलाके पर ये खतरा है, या फिर पूरे डोडा की बात करें? जैसा कि हमने देखा जोशीमठ का ज्यादातर इलाके, यहां पर जोशीमठ में तो करीब 700-800 मकान थे जिनमें दरारें पड़ गई, जिन्हें शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। आज तो एनडीएमए की दिल्ली में बैठक है। मैं जानना चाहता हूं डोडा का हाल क्या 1 किलोमीटर के रेडियस का यह हाल है या फिर पूरे डोडा का यह हाल है? आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर बगलियार का प्रोजेक्ट बना था थोड़े से साल पहले, और पास में जहाँ पे ये हम बता रहे हैं उसके 4-5 किलोमीटर में चिनाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक के 3-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये पूरा जो हम आपको बताएं जहाँ से चिनाब गुजर रही है, ये पानी जो है नीचे सिंक कर रहा है और ये अंदेशा ऑलरेडी जताया जा चुका है कि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर एक खतरा जो है वो मंडरा रहा हो। अभी अगर हम ये कहें कि पूरा जिला डोडा जो है वो खतरे में है तो गलत होगा, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हम करना चाहते। फिलहाल के लिए जो दरारें पड़ रही हैं, जो जमीन खिसक रही है, वो इसी 1 किलोमीटर के हाटरी के इलाके में है। पर निश्चित तौर पर पूरी अगर आप पहाड़ी को इस 1 किलोमीटर के दायरे में दीपांकर ये बताइए, इस 1 किलोमीटर के दायरे में कितने मकान है, कितने लोग रहते हैं? लगभग इसमें 100 के करीब जो है वो मकान है और अभी तक जो बताया गया है आंकड़ा प्रशासन की तरफ से वो ये है कि इसमें 500-600 के करीब लोग रहते होंगे। और ये भी संभव है कि नीचे जो 200-300 मीटर आगे जहाँ पे पूरी एक मेन मार्केट है ठाटरी, ये अपना एसडीएम यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तहसील इसे कहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन ही हुए हैं, ज्यादा खतरा ज्यादा जो ये बढ़ा, ये कल ही बढ़ा है। अब देखना होगा कि ये आगे किस स्केल पे जाता है और कहां तक की जो इलाका है उसे जियोलॉजिकल सर्वे वाले जो है वो बिल्कुल। दीपांकर, एक चीज और जल्दी से बता दें दर्शकों को कि हमने जोशीमठ में देखा दरारें पड़नी शुरू हुई और रफ्तार बहुत स्पीड में नहीं थी। ये नौबत नहीं आई कि कोई मकान स्वतः जो है खुद ब खुद पूरी तरीके से जमींदोज हो जाए। लेकिन हम डोडा की तस्वीरें जो आपने भेजी है वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कई मकान स्वतः जो है जमींदोज हो गए क्योंकि नीचे जमीन खिसक रही है। तो रफ्तार क्या बहुत तेज है और क्या बड़ी लैंडस्लाइड जैसी हालात बनते जा रहे हैं, ये खतरा है? और कितने दिन में ये दरारें पड़ी, इतनी चौड़ी हुई और मकान जमींदोज हो गए? देखिए, पिछले 2 ही दिनों में ये मकान जो है ये जमींदोज हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पहले ये बहुत कम था, लैंडस्लाइड्स हाई, क्योंकि ये पूरा एक पहाड़ी का एरिया है तो नेचुरली स्लाइड आती है। और कल हमने देखा कि ये स्लाइड इतनी बड़ी थी कि नेशनल हाईवे को भी इसने ब्लॉक कर दिया था। लगभग 2-3 घंटे तक नेशनल हाईवे जो NH 244 हम जहाँ पे बता रहे हैं उसे ब्लॉक किया था। और ये एक कॉम्बिनेशन है, जमीन भी खिसक रही है, लाइट जोन भी है। अब ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी इसकी स्पीड है। ये तो जियोलॉजिकल वाले जो है वो आज पहुंची हुई है टीम यहाँ पे, देखिए कि वो क्या बताते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि ज्यादा ना स्प्रेड करे, लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो, हम तो यही चाहते हैं। बट जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो ये बता रही है कि अगर एक दिन में मान लीजिए 5-7 मकान गिरना शुरू हो जाए तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ये। बिल्कुल, तो हालात पर नजर बनाए रखिए। दीपांकर, मैं आपके पास बार बार आता रहूंगा, अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा कि डोडा का हाल हर बीतते घंटे के साथ क्या है। क्योंकि एक दिन में 5 से 7 मकान अगर जमींदोज हो जा रहे हैं तो आप समझिए कि वहां पर जमीन धंसने की रफ्तार कितनी तेज है। जोशीमठ से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन जो है एक छोटे से इलाके में ही सही, लेकिन ज्यादा खतरनाक हालात जो है डोडा में पैदा हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सोहना दौसा स्ट्रेच जो है वो बनकर के तैयार हो गया है और पीएम मोदी सोहना दौसा खंड का आज उद्घाटन करने वाले हैं। अब दिल्ली से जयपुर का सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई को हाई स्पीड रोड नेटवर्क से जोड़ने की परियोजना पर
बहुत तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड यानी सोहना दौसा तक के स्ट्रेच का आज निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे अब यात्रियों का ट्रेवल टाइम कम होकर के महज 2 घंटे रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ने की यह परियोजना है और इस परियोजना के पहले खंड का उद्घाटन आज होने वाला है। सोहना दौसा के बीच जो एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गया है उसे आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 2 घंटे का अब रह गया है। पहले इसमें करीब करीब 4 घंटे लग जाते थे। उस रफ्तार से अगर आप चले तो करीब करीब 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये दूरी जो है महज 2 घंटे की रह जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा आज होने वाला है। दूसरी बार करेंगे बाबा वैद्यनाथ के दर्शन। देवघर में विजय संकल्प रैली को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे, बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और वहां पर एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर शाह का यह दूसरा झारखंड दौरा है। 7 जनवरी को चाईबासा के दौरे पर गए थे अमित शाह और अब आज फिर से झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं अमित शाह। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे, देवघर में दर्शन पूजन करेंगे, वहां पर चुनावी सभा है और कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ भी उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देवघर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने वाले हैं। इसके बाद चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे, विजय संकल्प रैली में शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ एक मीटिंग भी तय की गई है जिसमें अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो झारखंड के मिशन पर जुट गए हैं अमित शाह। 1 महीने के अंदर ये दूसरा दौरा है अमित शाह का। आज एक बार फिर से बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा वैद्यनाथ जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है और वहीं मंदिर में जाकर के बाबा वैद्यनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। बाबा वैद्यनाथ धाम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। हालांकि जब अमित शाह को पहुंचना है तब वहां पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर कुछ देर के लिए रोक रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर रोक लगाई जाएगी, लेकिन इन सब के बीच मिशन झारखंड में बीजेपी जुटी हुई है और इस मिशन की अगुवाई एक तरीके से फिलहाल अमित शाह कर रहे हैं। 1 महीने में यह दूसरा दौरा अमित शाह का होने वाला है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करेंगे अमित शाह। दरअसल झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की एक कवायद है। 2019 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। जेएमएम कांग्रेस के वहां पर सरकार है, गठबंधन की सरकार है और वहां पर बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज हो, इसकी कवायद बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया। लेकिन चुनाव तो 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, लोगों को खुद से जोड़ने के लिए ये दौरा हो रहा है। कमल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। कमल, अमित शाह 1 महीने में दूसरी बार झारखंड पहुंच रहे हैं, बाबा वैद्यनाथ के दर पर जाएंगे, माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन ये सब कुछ 2024 के मद्देनजर। बिल्कुल, पिछली बार वह कोल्हान क्षेत्र गए थे, चाईबासा गए थे कोल्हान में। चूंकि कोल्हान और संथाल परगना में पकड़ कमजोर है, लोकसभा चुनाव में वहां से हार हासिल हुई थी बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं जिन लोकसभा सीटों पर कमजोर है भाजपा और जिसमें हार का स्वाद चखा था, वहां जीत को हासिल करने के मकसद से ही अमित शाह का ये दौरा है। और आज जो दौरा है संथाल परगना में, वो देवघर में पहले पूजा करेंगे और वहीं गोड्डा, राजमहल और दुमका लोकसभा सीट के लिए चुनावी बिगुल फूकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो बीजेपी जो कमजोर है संथाल परगना में, वहां भी तीनों लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सके। अभी 11 बजे करीब उनका आगमन होना है और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वह इफ्को के एक संयंत्र के जो आधारशिला है उसको रखेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम भी है। और अब ये देखना है कि जिस तरह से सत्ताधारी दल झारखंड की है, उनकी ओर से भी अब चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। अब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है
मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा ये दूसरा दौरा है और अब कांग्रेस की तरफ से भी दौरा शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि कोल्हान और संथाल परगना को मजबूत करने के लिए ही अमित शाह का यह दौरा है। जी कमल, लोकसभा की कितनी ऐसी सीटें हैं जिसे बीजेपी ने चुना है जहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि हमने देखा दिल्ली में जो बैठक हुई बीजेपी की, उसमें कमजोर सीट, जिन सीटों को हार गई थी बीजेपी, उन पर फोकस करने की बात कही गई। तो जो स्टार प्रचारक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जनता को आकर्षित कर सकते हैं, जनता को अपनी सरकार की योजनाएं बता सकते हैं, जनता को पार्टी से जोड़ सकते हैं, उनके रैली तय किए गए थे। तो झारखंड की कितनी ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जिन पर पार्टी ने तय किया है कि यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? मुख्य रूप से संथाल परगना का, अगर संथाल परगना की बात करें तो राजमहल और जो दुमका की सीट है या फिर चाईबासा जो कोल्हान की सीट है, इन 2-3 सीटों पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है और इसी वजह से अमित शाह का इन दोनों क्षेत्रों में दौरा हुआ है। कोल्हान क्षेत्र में इससे पहले दौरा हुआ और अब संथाल परगना के क्षेत्र में हो रहा है। जेएमएम की तरफ से सांसद हैं और दूसरी तरफ चाईबासा में कांग्रेस की सांसद है। तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से इन 2-3 सीटों को लेकर के खास मशक्कत करने की जरूरत है और इसी वजह से इन दोनों सीटों को लेकर के पूरी तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा की ओर से मेहनत की जा रही है। 12 सीटों पर भाजपा की जीत, यहाँ लोकसभा जो है उनमें जीत हासिल की थी पिछली बार और सांसद भी है, लेकिन इन 2-3 सीटों पर सबसे ज्यादा समस्या है और इसी को लेकर के अमित शाह का लगातार दौरा हो रहा है। शुक्रिया कमल, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास आते रहेंगे। तो अमित शाह का झारखंड दौरा फिर से, तो 1 महीने के दौरान, 1 महीने के अंतराल पर यह दूसरा दौरा है अमित शाह का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जोशीमठ भू धसाव से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। दिल्ली में आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, एनडीएमए की यह बैठक हो रही है। भू धसाव पर रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। प्रभावितों के पुनर्वास योजना पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक भी इस बैठक में शरीक होंगे। जोशीमठ भू धसाव के अध्ययन समाधान को लेकर एनडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में वर्चुअली प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा के अलावा जोशीमठ का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जोशीमठ भू धसाव के कारणों निवारण को लेकर एनडीएमए ने बैठक बुलाई है, जिसमें सभी संस्थानों के प्रतिनिधि वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर के भी 3 विकल्पों पर अहम चर्चा हो सकती है। वहीं जोशीमठ भू धसाव पर आई रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। उधर राज्य के अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक जोशीमठ पर वैज्ञानिकों की विस्तृत रिपोर्ट भी एनडीएमए के माध्यम से राज्य को मिल सकती है। तो भू धसाव पर आई रिपोर्ट पर भी एनडीएमए की बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ये अहम बैठक जोशीमठ में जो वैज्ञानिक पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वैज्ञानिक नजरिए से देख रहे हैं, वो लोग भी इस बैठक में जुड़ेंगे। हालांकि ये बैठक दिल्ली में होगी, लेकिन राज्य के आपदा सचिव और प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में वर्चुअली। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दीपक, आज एनडीएमए की बैठक होने वाली है, किन किन मसलों पर आज चर्चा होनी है, एजेंडा क्या है इस बैठक का? और इसमें अगर बात की जाए तो कई जो संस्थान हैं उसके अध्यक्ष भी रहेंगे। जिस तरीके से लगातार जोशीमठ में जो भूस्खलन हो रहा था उसको लेकर ये कमेटी बनी थी, उसके बाद लगातार जो 8 कमेटियां हैं वो आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी एनडीएमए को। उसके बाद जिन लोगों का घर वहां पे उजड़ गया है उन लोगों को कैसे बसाया जाएगा उसको लेकर रणनीति बनेगी। क्योंकि लगातार देखिए, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार उत्तराखंड का फीडबैक ले रहे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो नृपेंद्र मिश्रा खुद वहां गए थे जोशीमठ और लगातार वहां के लोगों से संपर्क साधा था और किस तरीके से जो भूस्खलन हो रहा है, जिसका घर आशियाना उजड़ गया, जो लोगों की कमाई होती है घर, उन सबका जो आशियाना था उजड़ गया था, लोग अपने घर छोड़ के जा रहे थे, उसको पूर्ण कैसे उनको कहाँ रखा जाएगा या फिर कैसे उनको लिए कुछ अलग सरकार करेगी, इसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक है। उसमें जिस तरीके से जो भूस्खलन हो रहा है उस पर आखिर क्या दिक्कत आ गई कि इस तरीके का हो रहा है। तो जब चाहे वो आईआईटी खड़गपुर हो या आईआईटी कानपुर हो, इनके जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद रिपोर्ट में देखना होगा कि आखिर कौन सी कमी हो गई, आखिर क्या दिक्कत वहां पे हो रही कि भूस्खलन हो रहा है।
बिल्कुल, तो एनडीएमए की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिस पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी दीपक चौबे। शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो तमाम एजेंसियां जो जोशी मठ में जुटी हुई हैं पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं, ये देखने की कोशिश करें कि किस वजह से वहां पर ये हालात पैदा हुए हैं। उन एजेंसियों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे, प्रमुख सचिव आपदा वहां पर मौजूद रहेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर इस आपदा से कैसे निपटा जाए। 3 विकल्प जो पुनर्वास के दिए गए उस पर भी चर्चा की जाएगी। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ दीपक, तो जल्दी से बता दीजिए 3 विकल्प कौन है और किस विकल्प पर ज्यादा फोकस रहे एनडीएमए रहने वाली है इस बैठक में। जी देखिए, अगर तीन अगर बात की जाए कि तीन जो लगातार केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार 3 जो प्रस्ताव ला रही है उस पे जो मेन मुद्दा है कि आखिर भूस्खलन कैसे हुआ। दूसरी बात है कि जिनका आशियाना उजड़ गया है उनको कहाँ रखा जाएगा, आखिर कौन सी जगह दी जाएगी, उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि देखिए, अभी तक जो 3 मुद्दे थे उसको लेकर अभी क्योंकि उस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा को होना था तो उस पर चर्चा नहीं होगी क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा अभी है नहीं। तो अभी जो मेन मुद्दा है वो कैसे कि जो भूस्खलन हो रहा है या जो वास्तविक जो रिपोर्ट है उसको पीएमओ को तक कैसे सौंपनी जाएगी, उस पर आज कुंदन चर्चा होगी। ठीक है, शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। 9 बजे 9 रिपोर्टर जारी है, फिलहाल एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। 9 बजे 9 रिपोर्टर में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। विदेश जाने के लिए अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। लखनऊ में बना है वीएफएस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे आज इसका उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। लखनऊ में वीजा एप्लीकेशन सेंटर की शुरुआत होने जा रही है जिसका सीएम योगी आज उद्घाटन करेंगे। इस सुविधा के बाद प्रदेशवासियों को विदेश जाने के लिए वीजा लगवाने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। वीजा अप्लाई के लिए अब तक राज्य के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, मगर अब इस वीजा एप्लीकेशन सेंटर के खुलने से लोगों की समस्या का समाधान होगा। वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी समेत कई देशों के वीजा अप्लाई करने की सुविधा शुरू होगी। तो आज ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो विदेश यात्रा करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं या काम से या पर्यटन के लिहाज से। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। शेखर, बड़ी सहूलियत उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आज वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि वीज़ा के लिए प्रदेश के किसी भी हिस्से से लोगों को दिल्ली की भागदौड़ करनी पड़ती थी और कई बार उनके चक्कर लग जाते थे। तो इस लिहाज से यहाँ आलमबाग बस टर्मिनल के ऊपर का जो हिस्सा है उसे वीएफएस ग्लोबल एकेडमी को दिया गया है, जहाँ वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर स्थापित करेगी। कई और शहरों में भी देश के उसके सेंटर्स चल रहे हैं और उसके बाद लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें विदेश यात्रा करनी है तो फिर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए बार बार दिल्ली की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है ये बात, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में कारोबार लगेगा, लोग आएंगे, निवेश करेंगे और ऐसे में कई कारोबारी ऐसे हैं जिन्हें विदेश जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें कंपनियां आगे चल करके विदेश ले जाएंगी। तो ऐसे में जो भागदौड़ है वो कम से कम हो और लोगों को सहूलियत मिल सके। 9 फरवरी से लोग इस सेंटर में एप्लीकेशन डाल सकेंगे। कुंदन, कितने ऐसे देश हैं अभी आप शेखर आप बता सकते हैं क्या, कितने ऐसे देश हैं जहां के लिए आप वीज़ा यहां से अप्लाई कर सकते हैं और क्या इन देशों की संख्या आने वाले वक्त में और भी बढ़ा दी जाएगी? बिल्कुल, जब भी कोई सेंटर खुलता है इस तरीके का तो वहाँ पर शुरुआत में कुछ देशों के लिए वीज़ा जारी होते हैं या उनकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाती हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ती है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, चेक गणराज्य है, पुर्तगाल है, सऊदी अरब है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसे तमाम देश हैं जहाँ के लिए लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन देने का मौका मिलेगा।
बिल्कुल शुक्रिया शेखर आनंद त्रिवेदी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो शेखर हमें बता रहे थे किस तरीके से लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। वीजा एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में खुलने से कितनी सहूलियत उत्तर प्रदेश के लोगों को होने वाली है, और आने वाले वक्त में चूंकि विदेश यात्रा जो है यात्री बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हो रहा है, यहाँ पर निवेश होगा, तो यहाँ के लोगों को भी विदेश जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय बनारस दौरे पर हैं सीएम योगी। कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक करेंगे। G20 और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वाराणसी में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फार्मास्यूटिकल सेमिनार का भी उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो आज व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे बनारस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मदन मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए बनारस से जुड़ रहे हैं। मदन, आज मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम वहां पर तय हैं। जी कुंदर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और लगभग कहा जाए तो दोपहर के बाद जो है सीएम जो है बनारस में होंगे। सबसे पहले तो बाबतपुर एयरपोर्ट से वो जो है आसा महाविद्यालय जाएंगे, जहां पे वो फार्मास्यूटिकल्स का जो है उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है वहां से वो सीधे सर्किट हाउस आएंगे। सर्किट हाउस में जो है अधिकारियों के साथ G20 को लेकर के जो है बैठक करेंगे, कानून व्यवस्था की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ कहा जाए तो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिसमें कि टेंट सिटी और नमो घाट वगैरह भी शामिल है। उसके बाद जो है सीएम जो है काल भैरव मंदिर जाएंगे, बाबा विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां पर जाकर के विधिवत दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन के बाद रात्रि विश्राम जो है सर्किट हाउस में है। अगले दिन सुबह में जो है कहा जाए तो वो संत रविदास जी की 646वीं जयंती पे जो है वो रविदास मंदिर जाएंगे, वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जो है लंगर भी जो है वो चखेंगे। तो ऐसे में कहा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और एक महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि G20 का सम्मेलन होना है। साथ ही साथ जो है कहा जाए तो राष्ट्रपति का भी आगमन है, उसको लेकर के भी जो है वो चर्चा करेंगे और बैठक में जो है तमाम कानून व्यवस्था और साथ ही साथ जो परियोजनाएं जो चल रही हैं उसका भी जो है वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जी शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो बनारस आज पहुंचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर के बाद उनका दौरा शुरू होगा। कल भी वो बनारस में रहेंगे, संत रविदास मंदिर भी जाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली बीजेपी का आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होने वाला है। सुबह 11:30 बजे दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। शराब घोटाले का पैसा चुनाव में इस्तेमाल को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी के चार्जशीट में बड़ा दावा किया गया है, दिल्ली शराब घोटाले का पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। तो आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। दिल्ली की सियासत कुछ इसी तरीके से चलती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करती है। आम आदमी पार्टी अलग अलग मसलों पर बीजेपी दफ्तर के सामने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करती है। तो दिल्ली की सियासत कुछ इसी तरीके से चल रही है। एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष जो हैं दिल्ली विधानसभा में वो मौजूद रहेंगे और तमाम बीजेपी के नेता जो हैं प्रदेश स्तर के वो मौजूद रहेंगे। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने इकट्ठा होकर के आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईडी के चार्जशीट में बड़ा दावा किया गया, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले का जो पैसा था उसका इस्तेमाल पिछले साल हुए गोवा चुनाव में किया गया। अजहान अंसारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजहान, आज बीजेपी की क्या तैयारी है और आरोप क्या बीजेपी लगा रही है और किस आधार पर? देखिए, बिल्कुल जो आबकारी नीति मामला है एक बार वो फिर चर्चा में है। दरअसल ईडी ने चार्जशीट पेश की है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो आबकारी नीति से करप्शन का जो पैसा है वो गोवा विधानसभा में उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हीं आरोपों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई है वो आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है उसका घेराव करेगी। इस दफ्तर में दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदौड़ी समेत कई जो विधायक हैं वो रहेंगे। और कल भी इन्होंने जो सीएम अरविंद केजरीवाल उनके घर का घेराव किया था। जो 12 कॉलेज
में स्टाफ को वेतन ना मिलने का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया था और एक बार आज फिर ये प्रदर्शन करेंगे और कई इसी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। देखिए कुंदन, हमने देखा है लगातार आबकारी नीति को लेकर राजनीति होती रही है और अब एक बार फिर ये चर्चा में है, तो इसको लेकर आज 11:30 बजे प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन में कई मांग जो है, कई आरोपों के साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने वाली है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरीके से इस प्रदर्शन को करती है और क्या कुछ इसमें निकलता है। बिल्कुल, बीजेपी आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने वाली है और आरोप लगाया जा रहा है कि शराब घोटाले का जो पैसा था उसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रचार के दौरान किया गया। ये किस आधार पर समझा सकते हैं? क्या आसान ईडी में क्या आधार दिया गया, ईडी की चार्जशीट में क्या आधार दिया गया है, कौन से ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने यहाँ के घोटाले का पैसा जो है गोवा तक पहुंचाया और वहां से आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार चला? देखिए, विजय नायर समेत कई ऐसे आरोपी हैं जिन पर यह आरोप दोबारा से लगा है। जो आबकारी नीति में 100 करोड़ का कथित घोटाला माना जा रहा है, उसमें इसमें जो अरविंद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनका भी कहीं ना कहीं आरोप उसमें लगाया गया है। तो ईडी ने कई जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका नाम है। तो इसमें कई नेता ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए आज बीजेपी की दिल्ली इकाई प्रदर्शन करेगी और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसका घेराव करेगी। तो इसमें देखना यही होगा क्या किस तरीके से जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी कुछ किस तरीके से आरोप लगा के इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की कोशिश करेगी या किस तरीके से इसमें क्या क्या मुद्दे निकल कर आते हैं। कुंदन, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आसान आपका। चलिए एक बार फिर से हम डोडा आपको लिए चलते हैं। डोडा में जबरदस्त भूस्खलन की आशंका है और वहां पर जो नेशनल हाईवे है NH 244 वहां पर चौकसी बरती जा रही है क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार है। और इसी के ऊपर जो डोडा का जो कुछ इलाका है, कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस का इलाका है, वहां पर जमीन धंस रही है। कल भी भूस्खलन हुआ था इस नेशनल हाईवे पर और यहां पर चौकसी बरती जा रही है। गाड़ियों को एहतियात बरतते हुए आगे भेजा जा रहा है। वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल डोडा में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में मकान खिसक रहे हैं, टूट रहे हैं, जमींदोज हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं। तो जो उत्तराखंड का जोशीमठ का हाल है वही हाल जम्मू कश्मीर के डोडा का है। हालांकि डोडा में जमीन धंसने की जो रफ्तार है बहुत ज्यादा है। पिछले 2 से 3 दिनों में कई मकान जमींदोज हो गए हैं और दरारें लगातार चौड़ी होती हुई जा रही हैं। लेकिन यहां पर जोशीमठ से अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर जो इलाका है वो करीब 1 किलोमीटर के रेडियस का इलाका है जहां पर 100 मकान इसके जद में आ रहे हैं। वहां पर किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जाए इस पर विचार विमर्श प्रशासन की टीम कर रही है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और उसी के पास डोडा के पास जो नेशनल हाईवे है वहां पर ज्यादा एहतियात बरतने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लोग करते हैं मुंबई का। मुंबई वासियों के लिए आज खुलेगा बीएमसी का खजाना। मुंबई महानगर पालिका पेश करेगी साल 2023-24 का बजट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर इकबाल सिंह चहल पेश करेंगे एमसीडी का बीएमसी का बजट। मुंबई के लोगों को बजट से राहत की उम्मीद है। देश के सबसे अमीर नगर पालिका है बीएमसी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी का आज बजट पेश होगा। मुंबई वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, आज बजट पेश होगा, मुंबई वासियों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल, देखिए कुंदन जी, एशिया की सबसे बड़ी और अमीर महानगर पालिका कही जाती है बीएमसी। और अगर बात करें देश के 8 राज्यों के बजट से ज्यादा बजट होता है बीएमसी का बजट। अगर पिछले साल की बात करें तो साल 2022-23 में बीएमसी ने 45,000 करोड़ का बजट पेश किया था। एक महानगर पालिका का बजट 45,000 करोड़ रुपए का बजट पिछले साल आया था। इस साल ये बजट बढ़कर 50,000 करोड़ तक जा सकता है क्योंकि बीएमसी का चुनाव सर पर है
और ऐसे में महाराष्ट्र में नई सरकार बन चुकी है शिंदे फडणवीस की, तो ऐसे में मुंबई करों को लुभाने के लिए बजट जो है वो पेश होगा। अब से थोड़ी देर बाद मुंबई के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल बजट पेश करना शुरू करेंगे। इस बार अगर बात करें तो मुंबई के विकास के लिए जोर डाला जाएगा। प्रधानमंत्री का दौरा पिछले 1 महीने में दूसरी बार होने जा रहा है, तो ऐसे में बीएमसी की बजट से मुंबई के विकास, मुंबई के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई के लोगों के स्वास्थ्य की, मुंबई के हॉस्पिटल्स की, मुंबई के तमाम वो प्रोजेक्ट जो इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं पिछली सरकार की वजह से, वो इस नई सरकार में पूरा करने की ठीक है शुभम। तो शुभम हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बीएमसी का बजट इस बार 50,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। शुक्रिया शुभम। लेकिन बजट पर ही बातचीत हम करेंगे। बजट को लेकर के प्रचारित करने के बाद बीजेपी की तरफ से की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। स्मृति ईरानी कोलकाता पहुंची है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बजटे फॉर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज of 2 lakh per member for cash deposits and loans in cash. Senior citizens এর জন্য আমি নিজেই আমার বাবা মার পক্ষ থেকে আভার ব্যক্ত করলাম পিএম কে আর ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে। সিনিয়র সিটিজেন্স এর জন্য সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিং স্কিমে যে ম্যাক্সিমাম ডিপোজিট লিমিট ছিল ওটা 15 লাখ থেকে বাড়িয়ে 30 লাখ করা হয়েছে। মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্কিমে সিনিয়র সিটিজেনদের ম্যাক্সিমাম ডিপোজিট লিমিটটা একটি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের জন্য 4.5 লাখ থেকে 9 লাখ করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন দ্যাট ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের উপরে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বাজেটে কি বলেছেন, প্রত্যেকটা দিন ট্যাক্স পেয়ার পোর্টালে ম্যাক্সিমাম 72 লাখ রিটার্নসটা ভরা হয়। এক বছরে 6.5 crore রিটার্নসটা প্রসেস হয়েছে। অ্যাভারেজ প্রসেসিং পিরিয়ড 2013-14 93 days ছিল, মোদী সরকারে 16 days হয়ে গেছে। So that ease of living for the taxpayers can be enhanced. আপনারা সবাই জানেন that now in the new tax regime, income up to 7 lakhs, the citizen will not have to pay any tax. But apart from the direct tax regime, for us what is particularly of delight is also that be it micro, small and medium enterprises, be it agriculture, be it education, or for that matter, be it issues related to emancipation of women, ये बजट सर्वस्पर्शी, सभी समुदायों को सशक्त करने वाला बजट है और अमृत काल का ये बजट विकास रूपी अमृत हर नागरिक के परिवार तक पहुंचाएगा। यही इस बजट का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी की कामना भी। नाउ आई लीव द फ्लोर ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो केंद्रीय बजट पर अपनी बातें रख रही थी स्मृति ईरानी। दरअसल बीजेपी ने तय किया है कि 50 मंत्री जो हैं वो अलग अलग शहरों में, बड़े शहरों में जाकर के बजट की बारीकियां लोगों को समझाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। यही कोशिश स्मृति ईरानी कर रही हैं इस वक्त कोलकाता में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जम्मू के बागे बाहू में खुला है ओपन एयर थिएटर। 1500 लोग एक साथ बैठ करके यहां पर फिल्म देख सकेंगे। ओपन एयर थिएटर में यहां पर क्षेत्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आज डोगरी फिल्म गीटिया से इसकी शुरुआत होगी। डोगरी फिल्म गीटिया यहां पर दिखाई जाएगी। साउंड शो यहां पर पर्यटकों के लिए पहले से आकर्षण का केंद्र रहा है। जम्मू के बागे बाहू में उत्तर भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर शुरू होने जा रहा है। यह थिएटर आज से शुरू होगा। 1500 लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख पाएंगे। इसकी शुरुआत डोगरी फिल्म गीटिया से होने वाली है। बागे बाहू में लाइट एंड साउंड शो पहले ही
पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लाइट एंड साउंड शो के साथ ओपन एयर थिएटर और फ्लोटिंग स्टेज पर कलाकारों की प्रस्तुति जम्मू में पर्यटन उद्योग को एक नए आयाम तक पहुंचाएगी, ये उम्मीद की जा रही है। तो जम्मू के बाघे बाहू में अब ओपन एयर थिएटर चलेगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्लोटिंग ये थिएटर, यहां पर 1500 लोग एक साथ बैठ करके कोई मूवी देख सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यहां पर प्रादेशिक यानी कि प्रदेश से जुड़ी हुई फिल्में ही प्रदर्शित की जाएंगी। ओपन एयर थिएटर आज से शुरू हो जाएगा और कुछ इस तरीके से जो पर्यटक हैं वो मूवी का मजा ले पाएंगे, फिल्मों का मजा पानी में तैरते हुए, पानी में फ्लोट करते हुए आप ले पाएंगे, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह का नजारा आज फिर से देखने को मिलेगा। ओपन एयर थिएटर खुलने जा रहा है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर कहा जा रहा है, जिसमें 1500 लोग एक। और 9 बजे 9 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।